स्वागत है आपका फिर से एग्ज़ाम सफलता चैनल पर। आज हम पॉलिटी में हमारा नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इस चैप्टर में पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। चलो, सबसे जो पहला फीचर है वो है जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये है लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड है। ठीक है, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा है ये हमारा इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये लेंथीएस्ट है, सबसे बड़ा है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक है, ये सबसे पहला फीचर था हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। चलो आगे चलते हैं। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, जो दो तरह का होता है, एक तो रिटन होता है, एक अनरिटन होता है। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसमें क्या है, देखो, कंपाइल्ड एंड स्ट्रक्चरल इन सिस्टमेटिकल फ्रॉम अ फ्यू मेंबर्स। ठीक है, एक बुक में क्या लिखे हुए हैं, काफ़ी सारे क्या लिखे हुए हैं, स्ट्रक्चर में रूल्स लिखे हुए हैं। जो हमारा अनरिटन होता है वो नॉन स्ट्रक्चर होता है, नॉन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और क्या होता है, फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूट, ये क्या, नॉट फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूट। ठीक है, ये नॉट इजी टू अमेंड, इसको अमेंड करना बहुत मुश्किल है। अमेंड करना मतलब इसमें बदलाव लाने, जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें थोड़ा मुश्किल है, पर जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इजीली अमेंडेड। ठीक है, इसमें बदलाव लाने बहुत ईजी है। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, रिटन है। ठीक है, ऐसे एक बुक है कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें क्या लिखा हुआ है सारा कुछ। ठीक है, भी क्या क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। और जो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, अनरिटन है। वो क्या है, अनरिटन है। समझ गए, ये होता है रिटन और अनरिटन में फ़र्क। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। चलो, अब जब 26 जनवरी 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, कॉन्स्टिट्यूशन, तब उसमें कितने आर्टिकल थे, उसमें आर्टिकल थे 395 आर्टिकल थे, 395 आर्टिकल थे, 400 से 5 कम आर्टिकल थे। ठीक है, और 22 पार्ट थे। ठीक है, 22 पार्ट थे, 8 क्या थे, शेड्यूल थे। 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट और 8 शेड्यूल थे। ठीक है, पर अब इसमें अमेंडमेंट हो चुकी है। अब 470 आर्टिकल हो गए हैं, 470 आर्टिकल्स हो गए हैं। ठीक है, 75 आर्टिकल और नए जुड़ गए हैं, 75 आर्टिकल और नए जुड़ गए हैं। और पार्ट भी कितने हो गए हैं, 3 पार्ट और जुड़ गए हैं, 25 पार्ट हो गए हैं। शेड्यूल 4 शेड्यूल जुड़ गए हैं, तो कितने शेड्यूल टोटल हो गए हैं, 12 शेड्यूल हो गए हैं टोटल। समझ गए, ये आपको याद करना है। अमेंडमेंट कितने से, पहले 395, 470 हो गए, 22 पार्ट, 25 पार्ट हो गए, 8 शेड्यूल थे, 12 शेड्यूल हो गए। जो पार्ट 7 है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको डिलीट कर दिया। ठीक है, उसको डिलीट कर दिया, और न्यू पार्ट कौन कौन से ऐड किए हमने, 4A, 9A, 9B और 14A, ये 3 हमने न्यू ऐड किए। और हटाया कौन सा है, पार्ट 7 क्या कर दिया हमने, हटा दिया। ठीक है, ये 4 हमने न्यू ऐड कर दिए, और ये 7A क्या, पार्ट 7 क्या कर दिया, हमने हटा दिया। ठीक है, ये इन सब पार्ट्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, ये हम हर चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, हम चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे पार्ट 1 से। ठीक है, पार्ट 1 से, फिर चैप्टर 2 में पार्ट 2 पढ़ेंगे, फिर पार्ट 3, ऐसे करके सारे पार्ट्स करके हम सारे चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पार्ट 7 हमने हटा दिया, पार्ट 7 में लिखा क्या हुआ है ये हम आगे देखेंगे। बस आपको थोड़ा सा इसको बेसिक को याद करना है। ठीक है, चलो, अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। जो इंडिया है वो क्या है, फेडरल है। अब फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, फेडरलिज्म का मतलब होता है दिस रेफ टू एक्सटेंशन ऑफ मोर देन 1 लेवल। ठीक है, जो हमारी सरकार है वो 1 से ज़्यादा लेवल के अंदर है। तो जो हमारी इंडिया में सरकार है वो 3 लेवल पे होती है। हमारी इंडिया की सरकार, देखो, सबसे पहले क्या होता है, ऊपर, सबसे ऊपर होता है यूनियन और सेंटर, सबसे ऊपर होती है सेंटर की सरकार। उसके बाद आती है स्टेट की सरकार। ठीक है, उसके बाद आती है स्टेट की सरकार। उसके बाद लोकल बॉडी सरकार, जैसे डिस्ट्रिक्ट में, अगर डिस्ट्रिक्ट में क्या होते हैं, डिस्ट्रिक्ट में क्या होते हैं, मेयर होते हैं ना, मेयर, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, या क्या होती है, पंचायत होती है। गाँव में क्या होती है, पंचायत। ठीक है, ये लोकल बॉडीज होती है। उसके ऊपर होती है स्टेट गवर्नमेंट, जैसे CM, फिर उसके ऊपर होता है PM। ठीक है, जैसे करके इसको कहते हैं फेडरलिज्म सिस्टम, जिसमें 1 से ज़्यादा लेवल होते हैं सरकार के। ठीक है, तो इंडिया में ये 3 टायर गवर्नमेंट है। समझ गए। अंडर फेडरल स्टेट आर नॉट मेयरली एजेंट्स, स्टेट मेयरली एजेंट नहीं होती है फेडरल गवर्नमेंट, बट ड्रॉ देयर अथॉरिटी फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल। ठीक है, जो अपनी अथॉरिटी है ये कहाँ से लेती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन से लेती है। कौन, फेडरल गवर्नमेंट। जो हमारा इंडियन संविधान है उसमें लिखा हुआ है जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट होगी वो कैसी होगी, फेडरल होगी, फेडरल। ठीक है, बस इसमें ये पॉइंट लिखा हुआ है। अमेंडमेंट क्या होती है, अमेंडमेंट होती है फॉर्मल चेंज। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमको कोई भी अगर कोई आर्टिकल लाना है या मिटाना है, उसको बोलते हैं अमेंडमेंट। ठीक है, अमेंडमेंट क्या होती है, फॉर्मल चेंज टू लॉ और कॉन्ट्रैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन
अदर लीगल डॉक्यूमेंट, उसको क्या बोलते हैं, अमेंडमेंट। ठीक है, अमेंडमेंट से भी देखेंगे हम बाद में। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी अमेंडमेंट हो चुकी हैं, ये अमेंडमेंट होगी, ये सारी क्या है, अमेंडमेंट्स ही हैं। समझ गए यहाँ तक? चलो, ये वाला पॉइंट अगर आपको नहीं भी समझ आए इसको छोड़ दो, कोई नहीं, बस आपको ये बताना है 3 तरह की सरकार है। ठीक है, इंडिया से फेडरल सिस्टम ये बता दिया, वी यूनिटरी बायस। यूनिटरी 2 तरह का सिस्टम होता है, एक तो फेडरल सिस्टम होता है, एक क्या होता है यूनिटरी। यूनिटरी सिस्टम क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक लेवल पे सरकार होती है, मतलब एक लेवल पे सर, जैसे इंडिया में तो फेडरल सिस्टम है। अगर इंडिया पे पूरा, जैसे इंडिया इसको एक ही सिर्फ सेंटर ही कंट्रोल कर रहा है, सिर्फ सेंटर ही कंट्रोल कर रहा है, कोई स्टेट में गवर्नमेंट नहीं है, ना कोई लोकल गवर्नमेंट भी नहीं है, उसको कैसी गवर्नमेंट बोलेंगे, उसको बोलेंगे यूनिटरी गवर्नमेंट। ठीक है, जो हमारा इंडिया सिस्टम है वो क्या है, फेडरल है, पर यूनिटरी बायस है। यूनिटरी बायस मतलब सेंटर के पास ज़्यादा पावर है एज़ कम्पेयर टू, सेंटर क्या है, स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू स्टेट, सेंटर के पास क्या है, ज़्यादा पावर है। ठीक है, अगर फेडरल फीचर में क्या क्या होता है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होता है फेडरल फीचर में, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर होता है फेडरल सिस्टम में। ठीक है, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, रिजिड होता है, इसको अमेंड ईजिली नहीं कर पाते। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जो हमारी जुडिशरी है ना, जो हमारे जज हैं, वो कहते हैं इंडिपेंडेंस होती है उनकी। इंडिपेंडेंस मतलब इसमें सरकार दखल अंदाजी नहीं कर सकती, जुडिशरी के अंदर सरकार दखल अंदाजी नहीं कर सकती। समझ गए? बाई कैमरल होती है फेडरल फीचर क्या है, बाई कैमरा मतलब 2 सरकार होगी, एक अपर हाउस एक लोअर हाउस। ठीक है, और ड्यूअल गवर्नमेंट होती है। ड्यूअल गवर्नमेंट मतलब यही यूनियन सेंटर, उसके बाद स्टेट। ठीक है, ड्यूअल गवर्नमेंट होती है, ये होते हैं हमारे फेडरल फीचर्स। अब यूनिटी फीचर मतलब एक ही सरकार है। ठीक है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, ऑल इंडिया सर्विसेज, इमरजेंट प्रोविजंस, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर। ठीक है, जो हमारी इंडिया है ना, उसमें दोनों तरह के फीचर हैं। फेडरल फीचर कैसे, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, बाई कैमरल और ड्यूअल गवर्नमेंट, ये सारे क्या हैं, फेडरल फीचर हैं इंडिया के। अब यूनिटरी फीचर कैसे है, सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, अब ऐसे तो नहीं है जैसे कोई बंदा पंजाब में रह रहा है, उसके बाद पंजाब की सिटीजनशिप है, ये तो नहीं है। उसके बाद सिटीजनशिप किसकी होगी, इंडिया की सिटीजनशिप होगी। तो इससे क्या पता लगता है, इंडिया क्या है, यूनिटरी है, अलग अलग स्टेट से नहीं बना हुआ। सिंगल सिटीजनशिप, सिर्फ इंडिया की सिंगल सिटीजनशिप होगी। ठीक है, इंटीग्रेटेड यूनिटरी मतलब जुडिशरी मतलब हाई कोर्ट। सबसे पहले हम किसके पास जाएंगे, हाई कोर्ट के पास, फिर हम किसके पास जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास। ये है इंटीग्रेटेड जुडिशरी। ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज भी क्या है, एक यूनिटरी पार्ट है। ऑल इंडिया सर्विसेज है IAS। ठीक है, ये सारे होते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज। ये भी किस फीचर है, ये भी इंडिया कौन सा फीचर है, यूनिटरी फीचर है। और क्या, एमरजेंसी प्रोविंसेस, एमरजेंसी भी क्या है, यूनिटरी फीचर है। जैसे नेशनल एमरजेंसी लगा दी तो सारे जो स्टेट हैं वो बंद हो जाएंगे नेशनल एमरजेंसी में। ठीक है, नेशनल एमरजेंसी सिर्फ एक बार लगी थी। ठीक है, वो भी हम बाद में पढ़ेंगे एक बार ही। आप बस ये समझ लो, एमरजेंसी प्रोविंस भी किस में आती है, यूनिटरी फीचर में आती है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर। ठीक है, सेंटर भी है जो हर स्टेट का क्या करता है, गवर्नर को अपॉइंट करता है। तो ये भी क्या है कि यूनिटरी फीचर है। समझ गए, फेडरल फीचर और यूनिटरी फीचर क्या है इंडिया के, समझ गए जी। इंडिया क्या है, फेडरल है, यूनिटरी बायस्ड है। यूनिटरी बायस मतलब सेंटर के पास ज़्यादा पावर है। समझ गए, ये थी हमारा अगला फीचर। ठीक है, इसके बाद देखो, जो इंडिया फेडरल है का यूनिटरी है, इसमें कमेंट्स दिए। ठीक है, तीन लोगों ने इस पर कमेंट्स दिए। ठीक है, केसी वेरियर ने बोला जो हमारा इंडिया वो है क्वासी फेडरल है। क्वासी फेडरल मतलब पूरी तरह से फेडरल नहीं है, क्वासी फेडरल है। ठीक है, उसमें यूनिटरी भी है ऐड। ठीक है, इसको कैसे याद करते हैं, इसको याद करते हैं वेयर फेडरलिज्म, वेयर कहाँ है फेडरलिज्म, क्वेश्चन किया उसने कहाँ है, क्वासी मतलब क्वेश्चन, वेयर। ठीक है, ऐसे करके इसको याद कर लेंगे। और इंडिया को कहा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इंडिया को किसने कहा, ये कहा ग्रेमलिन ऑस्टिन ने कहा इंडिया का कोऑपरेटिव फेडरल है। ठीक है, इसको GC याद कर लेंगे, GC। ठीक है, अगला है बार्गेनिंग फेडरलिज्म किसे कहा था, मॉरिस जॉन्स से कहता है बार्गेनिंग फेडरलिज्म। बार्गेनिंग मतलब बार्गेन कर रहा है। ठीक है, फेडरलिज्म। ठीक है, ये किसने कहा था, मॉरिस जॉन्स ने। ठीक है, और इंडिया के पास क्या है, इंडिया हैज़ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पर इंडिया के पास क्या है, एक पार्लियामेंट है। ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर क्या क्या होता है वो देखते हैं पहले। बार्गेनिंग फेडरलिज्म किसने कहा था, ये आप याद कर लें, मॉरिस ने। ठीक है, इसको BM से याद कर लें, BM से। ठीक है, अब जो इंडिया क्या है, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। देखो, पार्लियामेंट के बाद
तीन ब्रांचेस होती हैं गवर्नमेंट की, तीन ब्रांचेस होती है। सबसे पहले होती है लेजिस्लेटिव ब्रांचेस, दूसरी होती है एग्जीक्यूटिव, थर्ड होती है जुडिशरी। ठीक है, तीन ब्रांचेस होती हैं सरकार में, कौन कौन सी? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, जो लेजिस्लेटिव है क्या करती है? लॉ बनाती है। ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव है ये क्या करती है? कैरी आउट, ये लॉ बनाती है, ये लॉ को कैरी करती है। ठीक है, और फिर लॉ को एलिवेट, लॉ सही है गलत है वो कौन देखती है? वो देखती है जुडिशरी। वो कौन देखती है? जुडिशरी ही देखती है। समझ गए यहाँ तक? सेपरेशन ऑफ पावर तीन ब्रांचेस में पड़ती होती है हमारी सरकार। लेजिस्लेटिव क्या है? लॉ बनाती है। फिर लॉ को एग्जीक्यूट कौन करती है? वो करती है एग्जीक्यूटिव। ठीक है, उसके बाद जुडिशरी क्या करती है? लॉ देखती है सही है गलत है। ठीक है, ये तीन पावर्स होती हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। समझ गए यहाँ तक? ठीक है, ये थे हमारे फेडरल फीचर, ये थे हमारे और कुछ फीचर। और दो फीचर हैं, देखो इंडिया में एक फंडामेंटल राइट्स का भी फीचर है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक फंडामेंटल राइट्स का भी फीचर है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हैव ऑफन रेफर है, फंडामेंटल जो राइट्स हैं इनको हम कॉन्साइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, कॉन्साइंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में एक पूरा चैप्टर है, ये भी हम पढ़ेंगे। पर फंडामेंटल राइट्स को क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको याद करना है। ठीक है, चलो इसके बाद जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो क्या है? सेक्युलर है, सेक्युलरिज्म है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेक्युलर मतलब सेक्युलर स्टेट इज़ वन इन विच स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी रिलीजन। ठीक है, सेक्युलरिज्म होता है हम किसी जो स्टेट है वो किसी भी एक रिलीजन को क्या नहीं करती? प्रमोट नहीं करती। ठीक है, जैसे सिख हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सबको क्या कहते हैं? एक मात्र रखती है। ठीक है, उसका मतलब होता है सेक्युलरिज्म। तो इंडिया क्या सेक्युलर है, यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, चाहे क्रिश्चियन, इनमें कोई भेदभाव नहीं होता, सबको क्या करते हैं? एक समान से देखते हैं। ठीक है, सेक्युलर है इंडिया। ठीक है, अब जो सेक्युलरिज्म में ये दो तरह के होते हैं, इसमें नेगेटिव होती है, एक होती है पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव क्या होती है? जिसमें स्टेट इन्वॉल्व नहीं होती, किसमें? रिलीजन में स्टेट इन्वॉल्व नहीं होती, जैसे यूएसए। ठीक है, और पॉजिटिव क्या होती है? जिसमें स्टेट इन्वॉल्व होती है, जैसे इंडिया। इंडिया में स्टेट कैसे इन्वॉल्व होती है? ठीक है, इंडिया में स्टेट कैसे इन्वॉल्व होती है? मतलब रिलीजन को पैसे देती है। ठीक है, सरकार क्या देती है? रिलीजन को पैसे देती है और रिलीजन में इंटरफेरेंस करती है, पैसे दे के करती है, रिलीजन को प्रमोट करती है। ठीक है, ऐसे नहीं है भी अकेला हिंदू को प्रमोट कर रही है। ठीक है, अगर वो पैसे देगी तो हिंदू को नहीं, वो सारे रिलीजन को देगी, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो। इसको बोलते हैं पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, जिसमें स्टेट इन्वॉल्व इन रिलीजन। ठीक है, और जिसमें स्टेट इन्वॉल्व नहीं होती, कुछ मर्जी करी जाओ। ठीक है, हम नहीं आप पे इन्वॉल्व होंगे, हम किसी भी रिलीजन को नहीं मानते। ठीक है, हम किसी भी रिलीजन को नहीं मानते। जो इंडिया है वो सारे रिलीजन को मानते हैं, और जो यूएस है वो किसी भी रिलीजन को नहीं मानता। ठीक है, ये दो तरह की सेक्युलरिज्म होती है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे एक पॉइंट और है, द आइडिया ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन बोरो फ्रॉम मैनी सोर्सेज। ठीक है, बहुत सारे सोर्सेज से हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है बोरो किया हुआ है। कौन कौन से सोर्सेज से किया हुआ है? अलग अलग देशों से अलग अलग चीज़ें ली हैं, वो हम पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर में। आज वाला चैप्टर हम थोड़ा इजी रखते हैं। चलो अब पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो है शेड्यूल्स। ठीक है, अब कितने शेड्यूल्स थे हमारे? टोटल 8 शेड्यूल थे ना। अभी 8 के 8 शेड्यूल्स नहीं, 8 नहीं थे, 12 शेड्यूल थे ना टोटल। तो ये 12 के 12 शेड्यूल्स हम पढ़ते हैं। देखो जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सबसे पहला शेड्यूल है, उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है नेम ऑफ स्टेट एंड यूटीज एंड देयर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। ठीक है, स्टेट का नेम, हम स्टेट का नेम कैसे करेंगे और यूटीज़ का नेम कैसे करेंगे, और उनकी टेरिटरी भी, उनकी टेरिटरी कितनी है। ठीक है, भी उतना उनका, जैसे कोई भी हम एक स्टेट ले लेते हैं, जैसे पंजाब ले लेते हैं। ठीक है, पंजाब का एरिया कितना होगा? ठीक है, पंजाब का एरिया कितना होगा, पंजाब का नाम, ये सारा किस में लिखा हुआ है? शेड्यूल 1 में लिखा हुआ है। ठीक है, शेड्यूल 1 में। शेड्यूल 2 में क्या लिखा हुआ है? प्रोविजन रिलेटिंग टू, शेड्यूल में लिखा हुआ है प्रोविजन रिलेटिंग टू अलॉटमेंट एंड अलाउंसेस। अलॉटमेंट एंड अलाउंसेस मतलब उनकी सैलरी के बारे में। किन की सैलरी के बारे में लिखा हुआ है? इनके बीच में प्रेसिडेंट्स की सैलरी के बारे में लिखा हुआ है, वाइस प्रेसिडेंट की, गवर्नर की, स्पीकर की, डिप्टी स्पीकर की, चेयरमैन की और डिप्टी चेयरमैन की और कैग की। ये सारे आपको याद करने हैं एज इट इज़। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन और कैग की। ठीक है, इन सब की सैलरीज के बारे में कहाँ लिखा हुआ है? शेड्यूल 2 में लिखा हुआ है। इनको सैलरी और इनको अलाउंस के कितने कितने मिलेंगे, ये शेड्यूल 2 में लिखा हुआ है। ठीक है, और शेड्यूल 3 में क्या लिखा हुआ है? ओथ, शपथ ग्रहण। शपथ में क्या बोलेंगे वो लिखा हुआ है शेड्यूल 3 में। यूनियन और स्टेट की मिनिस्टर्स, MP, MLA, जजेस, कैग, इनकी ओथ के इसमें लिखी हुई है, शेड्यूल 3 में लिखी हुई है। ठीक है, शेड्यूल 4 में क्या लिखा हुआ है? शेड्यूल 4 में लिखा हुआ है एलोकेशन ऑफ, शेड्यूल 4 में लिखा हुआ है एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा। राज्यसभा में सीट कैसे बटेंगी, किस स्टेट को कितनी सीट मिलेंगी, वो शेड्यूल 4 में लिखा हुआ है। ठीक है, शेड्यूल 4 में क्या लिखा हुआ है? सीट्स ऑफ राज्यसभा। ठीक है, इन सबको एक ट्रिक से याद करेंगे, वो हम अभी देखते हैं। पहले एक बार आप
समझ लो। शेड्यूल जो 5 है हमारा, 5th शेड्यूल है, उसमें क्या लिखा हुआ है, प्रोविजन रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स। देखो हमारे ना कुछ एरिया हैं जो थोड़े से क्या है पिछड़े हुए हैं, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा ट्राइबल एरिया ज़्यादा है, ठीक है, तो थोड़े पिछड़े हुए एरिया हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, शेड्यूल एरिया, शेड्यूल ट्राइब्स बोलते हैं, ठीक है। उनके बारे में कहाँ पे लिखा हुआ है, शेड्यूल 5 में लिखा हुआ है, ठीक है। शेड्यूल 5 में देखो कौन कौन से एरिया आते हैं, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना, ठीक है। ये सारे आते हैं हमारे शेड्यूल ट्राइब में। ये सारे एरिया कहाँ पे आते हैं, हमारे शेड्यूल ट्राइब में आते हैं। समझ गए यहाँ तक? ये सारे एरिया हमारे कहते हैं शेड्यूल ट्राइब में आते हैं। इसके बाद हमारा शेड्यूल 6। शेड्यूल 6 क्या है, प्रोविजन रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए एरिया हैं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए एरिया हैं और इनके प्रोविजन एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटिंग टू ट्राइबल एरियाज़, ठीक है। ट्राइबल एरियाज़ की प्रोविजन रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइबल एरियाज़, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा पिछड़े एरिया हैं वो कहाँ पे, शेड्यूल 6 में ट्राइबल एरियाज़, ठीक है, और इनकी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। इनकी ट्राइबल पॉपुलेशन 50% से ज़्यादा, जिनकी 50% से ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है उनके लिए वो कहाँ पे लिखे हुए हैं, शेड्यूल 6 में लिखे हुए हैं। भी उनको एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, ठीक है। इसको कैसे याद करते हैं, इसको हम याद करेंगे ATM मनी, ठीक है। ATM मनी, A से असम, T से त्रिपुरा, M से मेघालय, M से मिजोरम, ठीक है। ATM विदाउट मनी, मणिपुर नहीं है इसमें, ठीक है। विदाउट मनी मतलब मणिपुर नहीं है, ठीक है। ATM ऐसे करके इसको याद कर लेते हैं कौन कौन से एरिया आएंगे शेड्यूल 6 में, ठीक है। ATM, ठीक है। दे कैन सेटअप देयर ओन डिस्ट्रिक्ट एंड रिलीजियस ऑटोनोमस काउंसिल, ये अपनी काउंसिल खुद बना सकते हैं, ठीक है। इसमें सरकार दखल अंदाज नहीं करेगी, अपनी क्या बना सकते हैं, ये रिलीजियस ऑटोनोमस काउंसिल बना सकते हैं, ठीक है। ऑटोनोमस अपनी काउंसिल बना सकते हैं जिसमें सरकार दखल अंदाज नहीं करेगी, ठीक है। ये बना सकते हैं अपने शेड्यूल 6 वाले, अपनी किसको कंट्रोल करने के लिए, अपनी एरिया को कंट्रोल करने के लिए, ये क्योंकि बहुत पिछड़े हुए एरिया हैं, ट्राइबल एरियाज जो शेड्यूल 6 में आते हैं। और एक पॉइंट और, जो ये हमारे शेड्यूल एरियाज थे ना, प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर एनी एरिया शेड्यूल एरिया, ठीक है। प्रेसिडेंट किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया कह सकते हैं आफ्टर कंसल्टिंग विद गवर्नर, गवर्नर से कंसल्ट करके, ठीक है। गवर्नर से कंसल्ट करके किसी भी एरिया को क्या कह सकते हैं, शेड्यूल एरिया कह सकते हैं। और शेड्यूल ट्राइब एरिया ऐसे नहीं कह सकता, इसके लिए तो अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट शेड्यूल पे। नेक्स्ट शेड्यूल है हमारा 7 शेड्यूल। 7 शेड्यूल में क्या लिखा है, 3 लिस्ट कंटेनिंग सब्जेक्ट इन विच यूनियन स्टेट कैन मेक लॉज, ठीक है। 3 तरह की लिस्ट होती है हमारे में, एक तो होती है यूनियन लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट, एक होती है कॉन्ट्रेंट लिस्ट, ठीक है। ये 3 तरह की लिस्ट होती हैं, ठीक है। हमारे जो भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन में, वो 3 सब्जेक्ट्स में बांटे हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। इनके बारे में अभी पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये 3 तरह की लिस्ट होती है, ठीक है। एक तो यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट के अंदर कौन कौन सी आती हैं, जो जैसे डिफेंस हो गया, आर्म हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गया, सिटीजनशिप हो गया, एयरवेज हो गया, ठीक है जी। यूनियन लिस्ट में वो चीज़ें आती हैं जो जिस पे सिर्फ सेंटर ही लॉ बना सकती है, जिसमें से सेंटर ही लॉ बना सकती है। स्टेट लिस्ट में वो आते हैं जिसमें से स्टेट ही लॉ बना सकती है, जैसे कि क्या हो गया, पब्लिक ऑर्डर, लोकल गवर्नमेंट, हेल्थ, पिलीग्रम्स, लिकर, एग्रीकल्चर, फिशरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, ठीक है। इस पर कौन बना सकते हैं, इसमें सिर्फ स्टेट ही क्या बना सकते हैं, लॉ बना सकते हैं, इसमें सेंटर दखल अंदाजी नहीं करेगी, ठीक है। और जिसमें से सेंटर बना सकते हैं वो कौन से, डिफेंस, आर्म, एम्यूनेशन, एटॉमिक एनर्जी, सिटीजनशिप, एयरवेज, इंटरस्टेट ट्रेड, कमर्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फॉरेन अफेयर्स, रेगुलेशन ऑफ लेबर, माइंस एंड सेंसेस। इस पर कौन बना सकते, सिर्फ यूनियन ही इस पर लॉ बना सकती है, ठीक है। और एक तरह की और लिस्ट होती है, वो होती है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें दोनों लॉ बना सकते हैं, स्टेट भी यूनियन भी इकट्ठे, ठीक है, ठीक है। जो इन दोनों में नहीं आते वो होते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, जैसे कि मैरिज हो गया, डिवोर्स हो गया, इंसॉल्वेंसी हो गया, बैंकरप्सी, ट्रेड, लेबर डिस्प्यूट, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, वेट मेजर। इस पे बोथ यूनियन एंड स्टेट कैन मेक लॉ, इसमें दोनों स्टेट और यूनियन लॉ बना सकते हैं, ठीक है। एक तरह की और लिस्ट होती है, उसको बोलते हैं रेसिडुअल लिस्ट, ठीक है। रेसिडुअल लिस्ट होती है एक तरह की, और जो इन तीनों में नहीं आते ना सब्जेक्ट, वो आते हैं हमारे रेसिडुअल लिस्ट में, ठीक है। दिस सब्जेक्ट आर नॉट इंक्लूड इन यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट, वो कहाँ पे आते हैं, रेसिडुअल लिस्ट में आते हैं। और इसमें पार्लियामेंट हैज़ पावर
पार्लियामेंट हैज़ लॉ मेकिंग पावर, पार्लियामेंट के पास पावर होती है इस पे लॉ बनाने की, किस पे, रेजिडुअल लिस्ट पे। जो ये तीनों में नहीं आते वो आते हैं रेजिडुअल लिस्ट पे, ठीक है, समझ गए। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सब्जेक्ट्स हैं वो 3 लिस्टों में बांटे हुए हैं, कौन कौन से, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट में। एक अमेंडमेंट हुई थी 42nd अमेंडमेंट, इसको हम दोबारा भी देखेंगे, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट हुई थी जिसमें कुछ मैटर स्टेट से कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफ़र कर दिए थे, जैसे कि ये आपको याद करने हैं, एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट एंड मेजरमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ठीक है। ये सारे 5 सब्जेक्ट हैं ये स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफ़र कर दिए थे। एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट एंड मेजरमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ये सारे के सारे सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट से किस में कर दिए थे, कॉन्करेंट लिस्ट में। अब कौन सी अमेंडमेंट हुई इसके कारण, 42nd अमेंडमेंट पे, ठीक है, समझ गए यहाँ तक। चलो अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट शेड्यूल। समझ के 7th शेड्यूल में क्या है, यूनियन और स्टेट की कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। इसके बाद हमारा 8th शेड्यूल है जिसमें क्या ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में लिखा हुआ है। ऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया में कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है, ओरिजिनली 14 ऑफिशियल लैंग्वेज थी इंडिया में, अब 22 हो गई है। अब कितनी हो गई है, 22 हो गई है, पहले ओरिजिनली कितनी थी, 14 थी, ठीक है। सबसे पहले आई 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिससे कौन सी भाषा जुड़ी, सिंधी भाषा जुड़ी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज में। कौन सी जुड़ी, सिंधी लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज जुड़ी, सिंधी लैंग्वेज। कब, 1967 में, 1967 में जुड़ी सिंधी, ठीक है। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, तो इससे ट्रिक नहीं बन रही, इसको आप ऐसे ही याद कर लें, सिंधी 21। इसके बाद है 71st, ठीक है। 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आई, इसमें 3 हमारी और भाषा जुड़ गई। कौन कौन सी, कोंकणी, मणिपुर, नेपाली, कोंकणी, मणिपुर, नेपाली, ठीक है। ये सारी हमारी जुड़ी 71st से। फिर उसके बाद 92nd, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, सबसे ही आते हैं, आपको सारे याद करने हैं। इसमें जुड़ी बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये जुड़ी 2003 में। इसको ये BDSM से याद कर सकते हैं, ट्रिक है इसकी, BDSM, ठीक है। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये सारी इसमें जुड़ी हमारी 2003 में ऑफिशियल लैंग्वेज है 92nd अमेंडमेंट में। इसके बाद आई 96th अमेंडमेंट जिसमें जुड़ी ओडिया। ओडिया कब जुड़ी, 96th अमेंडमेंट में, ठीक है। ओडिया और कॉन्स्टिट्यूशन चेंज स्पेलिंग ऑफ ओडिया, जो बेसिकली उड़िया लैंग्वेज थी, उड़िया की स्पेलिंग चेंज करके ओडिया कर दिया, ठीक है। ओडिया कर दिया, उड़िया लैंग्वेज है ये, ओडिया लैंग्वेज को कर दिया, ओडिया लैंग्वेज कर दिया। ये हमारी जुड़ी थी लैंग्वेजेस, ठीक है। जिसके कितनी लैंग्वेज जुड़ी, 8 लैंग्वेज, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 की 8 लैंग्वेज जुड़ी इसमें, समझ गए जी। चलो अब चलते हैं हम आगे। अब चलते हैं हम आगे। अब देखो इंडिया में कुछ क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, क्लासिकल लैंग्वेज, ठीक है। जैसे हम क्लासिकल डांस पढ़ेंगे ना स्टैटिक जी के में, वैसे हमारे क्लासिकल लैंग्वेजेस में है। वो कौन कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, ठीक है। और 5 नई नई लैंग्वेज जुड़ी हैं, वो कौन सी है, पाली, प्राकृत, मराठी, असमी और बंगाली। ये 5 नई क्या जुड़ी हैं हमारी, ये 5 नई क्या जुड़ी हैं, नई लैंग्वेज जुड़े हैं, किसमें, क्लासिकल लैंग्वेज है। इसको कैसे याद करते हैं, इसको याद करते हैं, तू शुरू तो कर, मैं आ गया, मैं आ रहा, ठीक है। तू से मतलब तमिलनाडु, शुरू से संस्कृत, तो से तेलुगु, कर से कर्नाटका कन्नड़, मैं से मलयालम, आ रहा मतलब ओडिया, ठीक है, आ रहा ओडिया, ठीक है। तो ये हमारी हैं ट्रिक याद करने की क्लासिकल लैंग्वेजेस। ये हमारी 6 क्लासिकल लैंग्वेज थी ऑलरेडी, 5 और जुड़ गई, अब कितनी हो गई टोटल, 11 क्लासिकल लैंग्वेज हो चुकी हैं, ठीक है। चलो ये क्लासिकल लैंग्वेज आपको याद करनी है। इसके बाद आते हैं हमारे शेड्यूल 9 पे। शेड्यूल 9 क्या है, शेड्यूल 9 है प्रोविजन रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म्स एंड जमींदार सिस्टम, ठीक है। जमींदार सिस्टम आपको पता ही है, जो हमने अभी पढ़ा था मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है। जमींदार सिस्टम परमानेंट सेटलमेंट में आता है, जिसमें जमींदार टैक्स कलेक्ट करते थे। तो इसको हटाने के लिए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी आई थी 1959 में। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1959 में आई थी, ये जमींदार सिस्टम के खिलाफ, ठीक है, जिसको 9 शेड्यूल में हमने डाला है। तो ये 9 शेड्यूल किसके अंडर किसके अकॉर्डिंग अमेंड हुआ है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 में, ठीक है। इसके बाद आता है 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है, प्रोविजन रिलेटिंग टू डिसक्वालिफिकेशन ऑफ MPs एंड MLAs ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। अब डिफेक्शन क्या होता है, डिफेक्शन क्या होता है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। डिफेक्शन क्या होता है, बेसिकली भी जो MLA है ना और जो MPs हैं, वो पार्टी जो जैसे पार्टी कह रही है ना, जैसे पार्टी कह रही है उसके अकॉर्डिंग MLAs और MPs को काम करना पड़ता है। अगर उनके अकॉर्डिंग हम काम नहीं कर रहे हैं ना, तो
नहीं, वो तो विप होती है, ठीक है। डिफेक्शन क्या होता है? डिफेक्शन होता है जैसे एमएलए या एमपी जैसे कोई बीजेपी से एमएलए या एमपी जीत गया, ठीक है। बीजेपी से एमएलए एमपी जीत गया, वो खड़ा कैसे हुआ था? बीजेपी और एमपी से, ठीक है। जो लोगों ने इसको वोट क्यों दी? क्योंकि ये बीजेपी से खड़ा हुआ था। पर इसने क्या किया, जैसे ही ये जीत गया बीजेपी को इसने छोड़ दिया और क्या हो गया, कांग्रेस ज्वाइन कर ली इसने, ठीक है। कांग्रेस ज्वाइन कर ली, कांग्रेस को सीट दे दी। इसको बोलते हैं डिफेक्शन, ठीक है। जब ये बीजेपी छोड़ देगा ना तो इसकी ये सीट क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अब इसको दोबारा इलेक्शन करनी पड़ेगी अगर कांग्रेस में इसको अपनी सीट देनी है, ठीक है। इसको कांग्रेस में अगर अपनी सीट देनी है ना, अपनी क्या देनी है, सीट देनी है, तो इसको दोबारा इलेक्शन लड़नी पड़ेगी। ये होता है डिफेक्शन, ठीक है। डिस्क्वालीफाई हो जाएगा इससे एमपी अगर बीजेपी से वो कांग्रेस में जा रहा है, ठीक है। ये होता है डिफेक्शन। ये कब जुड़ी? 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जुड़ी 1985 में। 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 में ये प्रोविजन जुड़ी है डिफेक्शन की। समझ गए यहाँ तक? ठीक है। इसके बाद आते हैं 11th शेड्यूल। 11th शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है? प्रोविजन रिलेटिंग टू पंचायत के रिलेटिंग 11 में लिखा हुआ है, ठीक है। एक देखो गांव में क्या होता है, 1-1-11 होता है, 1-1-11, तो ऐसे करके याद कर सकते हैं। 1-1-11 होता है गांव में, तो पंचायत 11वें कॉन्स्टिट्यूशन में है। वैसे इसको हम याद करेंगे आगे, ठीक है। और जो 11 शेड्यूल है ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जुड़ा है? देखो ओरिजिनली 8 थे ना, ये हमने 8 के 8 शेड्यूल पढ़ लिए। इसके बाद देखो ये हमारा 9 शेड्यूल है, ये प्रोविजन रिलेटिंग टू लैंड रिफॉर्म एंड जमींदार, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जुड़ा। ये हमारा 52nd से जुड़ा डिस्क्वालिफिकेशन। 11th कॉन्स्टिट्यूशन जो 11 शेड्यूल है ये कैसे जुड़ा है हमारा? 73rd अमेंडमेंट से, ठीक है। तो इसमें 29 फंक्शन लिखे हुए हैं पंचायत के भी। 29 फंक्शंस पे काम करेंगे पंचायत, ये हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। 74th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो प्रोविजन रिलेटिंग टू म्यूनिसिपैलिटीज़ क्या होती हैं? जो जैसे पंचायत कहाँ पे होती है? गांव में। म्यूनिसिपैलिटीज़ कहाँ पे होती हैं? डिस्ट्रिक्ट या सिटीज़ में, ठीक है। वो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जुड़ी थी 1992 में। इसमें 18 फंक्शन लिखे हुए हैं। म्यूनिसिपल के क्या है? 18 फंक्शन है। यहाँ पे 29 फंक्शन लिखे हुए हैं किसके? पंचायत के, ठीक है। ये थे हमारे सारे शेड्यूल्स, ये मैंने लिस्ट आपको पढ़ा दी। अब इसको याद कैसे करेंगे सारे शेड्यूल्स को? इसको याद करते हैं हम टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएमसी। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएमसी हम सारे शेड्यूल याद कर लेंगे, ठीक है। देखो टी से टेरिटरी, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? स्टेट और टेरिटरी का नाम। ई से क्या है? इलॉनमेंट, ठीक है। इलॉनमेंट सरकार सैलरी। हम इसको एक और तरीके से भी याद कर सकते हैं, शेड्यूल सेकंड, 2 नंबर के पैसे भी कमाते हैं, ऐसे करके याद भी कर सकते हैं। ए से एफर्मेशन एंड ओथ, ए से एफर्मेशन एंड ओथ। आर से राज्यसभा, एस से शेड्यूल एरिया, ओ से अदर शेड्यूल एरिया, ठीक है, अदर शेड्यूल एरिया ओ से। एफ से फेडरल प्रोविज़न, ओ से ऑफिशियल लैंग्वेजेस, एल से लैंड प्रोविज़न, डी से डिफेक्शन, पी से पंचायत, एम से म्यूनिसिपैलिटी। तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम से हम सारे शेड्यूल याद कर लेते हैं, ठीक है। समझ गए यहाँ तक? समझ गए ये शेड्यूल्स? चलो यही था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने पढ़े शेड्यूल्स, जिसमें हमने क्या पढ़ा? शेड्यूल्स पढ़े और फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े। अब ये हमारा इंट्रोडक्शन सारी कंप्लीट हो गई। कल हमने हिस्ट्री के बारे में पढ़ लिया था, आज हमने क्या पढ़ा? कल हमने हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, आज हमने फीचर्स भी पढ़ लिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कल से प्रेम्बल, ठीक है। प्रेम्बल भी एक बेसिकली इंट्रोडक्शन ही है कि कॉन्स्टिट्यूशन की। उसके बाद हम एक फर्स्ट आर्टिकल से स्टार्ट होएंगे और ऐसे करके धीरे धीरे करके सारे आर्टिकल्स पढ़ लेंगे जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। कल हम प्रेम्बल करेंगे, फिर उसके बाद हम फर्स्ट आर्टिकल से स्टार्ट होकर धीरे धीरे सारे आर्टिकल्स कंप्लीट करते जाएंगे, ठीक है। सिटीजनशिप अकॉर्डिंग टू चैप्टर वाइज, ठीक है। चलो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा इसको लाइक करना मत भूलना और कमेंट करना मत भूलना आपको ये लेक्चर कैसा लगा। और इस सारे चैप्टर के जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो आपको मिलेंगे एग्ज़ाम सफलता टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। ओके, थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू।